नमस्कार, मैं हूं सुधा चंद्रन। क्राइम अलर्ट के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत करती हूं। तेरा बाप कौन है पता है तुझे? मुझे नहीं पता। मैं हूँ तेरा बाप। वो जो अंकल ना पीछे, वो भी तेरा बाप है। और वो देख वो पीछे, वो है ना वो। ये सब सुन, ये सब तेरे बाप है। एक नहीं 1000 बाप है। क्या वे 1000 बाप है? हाँ। आज कहाँ थे तुम? महीन, ये क्या कर रहे हो? हमारे घर में नई दुल्हन को ऐसे ही लाने का रिवाज। ये क्या कर रहे हो? दुल्हन को छोड़ के जाने का भी रिवाज है क्या? दरवाजा बंद करने का भी रिवाज है। इंस्पेक्टर साहब, वो ऐसे नहीं है। वो बहुत ही ईमानदार कांस्टेबल है। उन्हें फंसाया जा रहा है किसी और को बचाने के लिए। उन्होंने किसी भी अपराधी को भागने में मदद नहीं की है। अगर ऐसी बात है तो वो भाग क्यों गया? आकर अपना सच साबित क्यों नहीं किया? देखिए, वो एक अपराधी भी है और एक भगोड़ा भी। नहीं इंस्पेक्टर साहब, मेरा महेंद्र ऐसा नहीं है। प्रतिभा जी, आपके कहने से झूठ सच नहीं हो जाएगा। देखिए, पुलिस तो अपना काम कर ही रही है, लेकिन अगर महेंद्र आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, आपसे मिलने की कोशिश करता है, या आपको उसके बारे में कुछ पता चलता है, तो प्लीज पुलिस को सूचना दे दे। उसी में महेंद्र की भलाई है। नमस्ते। बहू, माँ जी। अरे बहू, क्या हुआ? तू ठीक तो है? जाओ, चल। बहू, माँ जी, आराम से। बहू, तू प्रेग्नेंट है। माँ जी। ये 4था हफ्ता है, तू माँ बनने वाली है। माँ जी। बहू, महेंद्र का तो कुछ अता पता नहीं है। पुलिस उसे ढूंढ रही है, उस पर इल्जाम लगा है। अगर वो लौटकर आ भी गया तो पता नहीं उसके साथ क्या होगा। उसके चले जाने के बाद हम मुश्किल से गुजारा कर पा रहे हैं। ऐसे में हम बच्चे को कैसे पालेंगे? बहू, ये बच्चा गिरा दे। जी, ये आप क्या कह रही हैं? नहीं, मैं इस बच्चे को नहीं गिराऊंगी। हमने बेसब्री से इंतजार किया है इस बच्चे का। नहीं, मैं नहीं गिराऊंगी माँ जी। माँ जी, और आप हिम्मत मत हारिए। वो वापस आएंगे, जरूर वापस आएंगे। और आप देखना, उन्हें जब पता चलेगा ना इस बच्चे के बारे में, तो कैसे खुश होते हैं। और माँ जी, आप पैसे की बिल्कुल फिक्र मत करिए। मैं नौकरी करके पैसे कमाऊंगी। इस हालत में कैसे नौकरी करेगी? कौन देगा तुझे नौकरी? बातें बनाना बड़ा आसान है, आगे चल के जब भीख मांगेगी ना, तब पता चलेगा। हाँ? माँ जी, मेरी बात तो सुनिए। हाँ जी। महेंद्र के जाने का दुख था, मगर दूसरी तरफ माँ बनने की खुशी भी तो थी। और मुझे विश्वास था कि एक न एक दिन महेंद्र जरूर लौटेंगे और हमारी अधूरी खुशियां पूरी हो जाएगी। मगर उसी दिन माँ जी ने बच्चा गिराने की बात कर दी। मुझे यकीन नहीं हुआ। इस बच्चे की ख्वाहिश तो हम सबको थी। फिर माँ जी का दिल पत्थर के जैसा कैसे हो गया। धीरे धीरे माँ जी मुझ पर बच्चा गिराने का दबाव बनाने लगी, मगर मैं अपने ही हाथों अपनी ममता का गला कैसे घोट देती। 4 महीने हो गए, महेंद्र का कुछ अता पता नहीं है।
मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी है। मैं कहती हूँ तू भी उम्मीद छोड़ दे कि वो लौट कर आएगा। मीची, देख बहू, मैंने ना तेरे लिए एक रिश्ता देखा है। लड़का बहुत अच्छा है। मैं उसे ना काफी समय से जानती हूँ। बहुत बड़ा ठेकेदार है। बस कीजिए मम्मी जी, क्या बोल रही है आप? वो जरूर आएंगे, मुझे विश्वास है वो आएंगे, आप देखना। और उनके होते हुए मैं दूसरी शादी कैसे कर लूं? अगर वो नहीं लौटा तो भगवान जाने कहीं उसका इनकाउंटर हो। मम्मी जी, नहीं, क्या कह रही हैं आप? शुभ शुभ बोलिए। शुभ शुभ नहीं, सच सच बोल रही हूं। अगर वो सच में नहीं लौटा तो तू तो अपनी जिंदगी विधवा की तरह गुजार लेगी, लेकिन तेरे होने वाले बच्चे का क्या होगा? उसे तो पिता की जरूरत है, उसका क्या होगा? देख बहू, रागिनी का भाई तुझे तेरे बच्चे के साथ अपनाने के लिए तैयार है। मेरी बात मान ले। अपने लिए ना सही, लेकिन अपने बच्चे के लिए अरविंद से शादी कर ले। महेंद्र के लौटने की उम्मीद जाती जा रही थी और माझी तो इस दुनिया में आने से पहले ही मेरे बच्चे को त्याग चुकी थी। अब मेरे सामने एक आखिरी रास्ता बचा था जो मेरे पापा चाहते थे कि मैं अरविंद जी से शादी कर लूं, जिन्होंने मुझे मेरे बच्चे के साथ स्वीकारा था। बिटिया तू वहां जाके बैठ जा। कैसी लगी? एकदम पूनम का चांद है ना? तो अब देर किस बात की? परसों के दिन रस्म पूरी करते हैं। जी बिल्कुल। अरविंद जी एक बार मिलना नहीं चाहेंगे? अंकल जी, अरविंद भैया ने फोटो देख ली थी, उन्हें पूनम बहुत पसंद है और आखिरी फैसला उन्होंने मुझ पर छोड़ा है और मुझे तो पूनम बहुत ही पसंद है। पूनम बहू, अब से ये तुम्हारी ननद हुई और तुम इसकी भाभी। अरे वाह, भला की खूबसूरत हो तुम तो। आप इंसान नहीं, भगवान है। आपको पता नहीं मुझसे शादी करके आपने मुझ पर कितना बड़ा एहसान किया है। आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं चुका पाऊंगी। अरे ना 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 ना, ऐसी कोई बात नहीं। रागिनी ने सब बता दिया है। देखो, मैंने तुम्हारी जरूरत पूरी कर दी और मेरी जरूरत तुम पूरी कर दो। आपने शराब पी रखी है? बदबू आ रही है मुंह से। अरे थोड़ा सह ले मेरी जान, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। आपको देखिए, आपको कुछ गलतफहमी हुई है। रागिनी दीदी से हमने पहले ही कहा था कि इस हालत में हमें शराब के नाम से भी दूर रहना है। अरे किस हालत में, कैसी बातें कर रही हो तुम? मैं आपको सब कुछ बताती हूँ अभी। अरे ये रात ना बातों में जाया करने के लिए नहीं है। बातें तो कल भी हो सकती। चल आजा। न जाने किसका बच्चा पेट में लेकर मुझसे धोखे से शादी की। निकल जा। कुछ जानती नहीं है मैं कौन हूं। इस पूरे इलाके का सबसे बड़ा ठेकेदार हूं मैं। ये रिवॉल्वर मैंने दिखाने के लिए नहीं रखी है, चलाना भी जानता हूं। 420 की है तूने मेरे साथ। मेरी बात का यकीन कीजिए, मैं सच कह रही हूँ। रागिनी दीदी ने ही मुझे बोला था कि आप मुझे मेरे बच्चे के साथ अपनाने के लिए तैयार हैं, तभी तो ये शादी हुई है। मैंने कोई धोखा नहीं दिया है आपको, सच बता रही हूँ। झूठ। रागिनी दीदी, आपको पता था ना मैं 3 महीने प्रेग्नेंट हूँ।
मम्मी जी ने आपको सब बता दिया था ना। और आपने क्या कहा था कि अरविंद जी ये सब जानने के बावजूद भी मुझसे शादी करने के लिए तैयार है, कहा था ना आपने। फिर ये क्या कह रहे हैं? रागिनी, इसे बोल यहाँ से निकल जाए, वरना मेरा दिमाग घूम गया ना तो तू जानती नहीं मैं क्या कर सकता। भैया ये आप क्या कर रहे हैं? ये आपकी पत्नी है, आपकी शादी हुई है इससे। झूठ तो तूने भी बोला है ना मेरे साथ। भला इसी में है कि इस औरत को इस घर से निकाल दे, वरना और तू आइंदा इस घर में तेरी शक्ल नहीं देखनी चाहिए मुझे। निकल जाना चुपचाप यहाँ से। भैया मेरी बात तो सुनिए भैया। रागिनी दीदी आपने ऐसा क्यों किया? ये सब आपकी वजह से हुआ। आपका पति आपको छोड़कर चला गया, आपको गर्भवती कर वो भगोड़ा हो गया। अरे आप तो शुक्र मनाइए, धोखे से ही सही लेकिन मेरे भैया ने आपसे शादी कर ली। अरविंद जी को मेरे अतीत के बारे में किसी ने कुछ बताया ही नहीं था। एक धोखा हुआ था हम दोनों के साथ, जिसकी सजा मेरे कोख में पल रहे मासूम को मिली। इस नए रिश्ते में अपने बच्चे के लिए जगह कहाँ से बना पाती मैं? मेरे अतीत में मेरा आज, मेरा आने वाला कल, सब कुछ उलझ चुका था। मम्मी जी, आपने तो कहा था कि रागिनी दीदी ने उन्हें मेरी प्रेगनेंसी के बारे में सब कुछ बता दिया है, मगर उन्हें कुछ भी पता नहीं है। अगर मैं सच बता देती तो तुझसे कौन शादी करता? क्या मतलब आपको भी पता था क्या? इसका मतलब आपने भी मेरे साथ गंदा खेल खेला ना? देख, अब मुझसे बोलने की जरूरत नहीं है। जो कुछ कहना है अपने ससुराल वालों से कह। वही तेरा ससुराल है, वही लोग तेरे ससुराल वाले हैं, समझी? मम्मी जी क्या करूं मैं कहाँ जाऊं? पूनम, कब तक ऐसे आंसू बहाती रहेंगी? मेरी बात मानने में ही आपकी समझदारी है। याद है ना मैंने क्या कहा था? आपको मेरी एक बात माननी होगी। आपको मेरे भैया का दिल जीतना होगा। आपको पत्नी धर्म निभाना होगा, उन्हें पत्नी सुख देना होगा। धीरे धीरे ही सही, लेकिन मेरे भैया आपको अपना लेंगे। भाभी, अब फैसला आपके हाथ में है कि आप इस घर में मेरे भैया की पत्नी बनकर सर उठाकर जीना चाहती हैं या फिर लावारिस माँ बनकर सड़कों पर भीख मांगना चाहती हैं। रागिनी, रागिनी मेरी चाय कहाँ है? तू अभी तक यहीं है? तुझे क्या लगा रात को नशे में था तो सुबह सब भूल जाऊंगा? बोला था ना अपनी शक्ल मत दिखाना। निकल यहां से, निकल वरना गोली मार दूंगा। निकल। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे पता है आपकी शादी मुझसे धोखे से करवाई गई है, मगर मुझे मत निकालिए। आप मुझे पत्नी की तरह नहीं बना सकते तो मैं किसी कोने में पड़ी रहूंगी, नौकरानी बन के रहूंगी, पर मुझे मत निकालिए। भैया आप ये क्या कर रहे हैं? भाभी उठिए आप रसोई में जाकर नाश्ता तैयार कीजिए। जाइए, मैं कह रही हूँ ना, जाइए जाइए। पूनम ठीक ही तो कह रही है। प्रेगनेंसी के अलावा उसमें आखिर खराबी ही क्या है? सच बात तो यह है कि आपको पूनम से नहीं, उसके पेट में पलने वाले बच्चे से तकलीफ है। भैया उसका इलाज तो हो सकता है ना? बाबा, पूनम बेटा कैसी हो? अरविंद बाबू कैसे हैं? तुम्हारा कोई फोन ही नहीं आया। वहां सब ठीक है ना? अरे कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? पापा वो मैं नहीं यहाँ। किससे बात करें?
नमस्ते अंकल जी। हाँ बेटा नमस्ते। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, भाभी यहाँ बहुत खुश है और अरविंद भैया भी उनसे बहुत खुश है। ठीक है अंकल जी, हम रखते हैं फोन। नमस्ते। क्या कर रही थी आप? बाबा से हमारी शिकायत कर रही थी। अगर शिकायत कर भी देती तो क्या होता, क्या कर लेते वो? अब जो करना है वो आप ही को तो करना है। और भाभी आप जानती है ना कि आपको क्या करना है, बाकी आप समझदार हैं। ये सिंदूर भी अजीब चीज है ना, मांग में लगाओ तो इज्जत बढ़ा देती है, जमीन पे गिरा हो तो दान। पिएगी? सुबह क्या कह रही थी तू? हाँ, मुझे इस घर से मत निकालो, मैं नौकरानी बन के रह लूंगी, है ना? ठीक है, नहीं निकालते तुझे इस घर से। शादी तो हुई है ना हमारी, तो उस हिसाब से तेरा पति तो हूं ना मैं, है? नौकरानी नहीं, रानी बना के रखूंगा अपने जिगर की। बस ये बच्चा गिरा दे, हाँ, अपने बीच में से हटा दे। अपने किस काम का? हाँ, पता नहीं किस गंदी नाली का पाप है। नहीं नहीं नहीं, मैं मर जाऊंगी मगर ये बच्चा कभी नहीं गिराऊंगी। आप चाहे मुझे अपनाए या ना अपनाए, मगर मैं मेरा बच्चा नहीं गिराऊंगी। मेरा बच्चा। ये एक ऐसी शर्त थी कि एक रिश्ता कामयाब बनाने के लिए मैं दूसरा रिश्ता तोड़ दूं। पत्नी का दर्जा पाने के लिए मैं ममता का गला घोट दूं, उस मासूम को मार दूं जिसे पाने के लिए मैंने इतने सपने संजोए थे। तो क्या हुआ? उसका पिता उसके पास न था, मैं तो थी ना उसकी माँ। क्या ये काफी नहीं था? एक औरत के लिए मां बनना उसके जीवन का सबसे सुखद एहसास होता है, लेकिन यहाँ पूनम के लिए उसका मातृत्व ही उसके जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष बन गया है। जिस बच्चे की खातिर दूसरी शादी करने के लिए पूनम ने अपनी मंजूरी दी थी, अब उस शादी को बचाने के लिए उससे अपने ही बच्चे की कुर्बानी मांगी जा रही है। समाज के इस दोगले चरित्र और रिश्तों की इस खींचतान में अगर पूनम अपने बच्चे को जन्म देती है तो उन दोनों का भविष्य क्या होगा? वक्त अच्छा हो या बुरा, बीतता जरूर है। 3 साल बीत गए, मैंने अपने बच्चे को जन्म भी दिया और उसे पाला भी। हाँ, इस बात का दुख जरूर है कि उसे पिता का वो सुख नहीं मिला जिस पर उसका अधिकार था। अरविंद जी और रागिनी के लिए तो हम सिर्फ घर के नौकर थे, रहम कर घर के किसी कोने में पड़े हुए एक लावारिस माँ बेटे।
गए। ये बैग में इतनी जल्दी कैसे आ गया? ऐसे नहीं कहते, वो आपके पापा है ना। ये तो बुरे हैं, तो खलूस से मुझसे कभी हंस के बात भी नहीं करते। आपको डर लगता है, मगर डरना नहीं, वो आपके पापा है हाँ? और ऐसे बात नहीं करने की पापा के लिए। जाओ तुम अंदर जाओ, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ, भागो। बैंगन खरीदा है, तेरी पसंद का बैंगन का भरता बनाऊंगी। और क्या क्या बनाना है बोल बेटा। महेंद्र, महेंद्र, तुम वापस आ गए? कब आए? अरे हम तो उम्मीद बिल्कुल छोड़ चुके थे, पर पूरा बिटिया को पूरा विश्वास था कि तुम जरूर आओगे, और उसका विश्वास जीत गया और तुम आ गए बेटा। क्या बात है बाबा, क्या बात करनी थी आपको मुझसे? बेटा वो आ गया है। वो आ गया है? कौन आ गया है बाबा? महेंद्र आ गया है। हाँ हाँ, जो तुम्हारा यकीन था ना वो सच में बदल गया। तुम कहती थी ना वो आएगा, और वो आ गया। देख बेटा, तुम मुझे मना की थी ना, लेकिन तुम्हारी मर्जी के खिलाफ मैंने तुम्हारी दूसरी शादी अरविंद से करवा दी। लेकिन बेटा अब सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा ना? क्या सोच रही पूनम? चलो महेंद्र से मिल के आते हैं। क्या करूंगी मैं उनसे? मेरी शादी अभी हो चुकी है अरविंद जी से, बेरुखी से ही सही, मगर उन्होंने मुझे और अंश को इस घर में सहारा तो दिया है। मैं अपनी गृहस्थी छोड़ के कैसे लौट आऊं बाबा? बेटा मैं जानता हूं कि वो 3.5 साल के बाद अब वो आसान नहीं है, पर जब तू सोच, अरे कम से कम अपने बच्चे अंश के भविष्य के बारे में सोच। रागिनी और अरविंद जी ने तो तुम्हें सहारा दिया था, लेकिन लोग तो यही कहेंगे ना कि अंश महेंद्र का बेटा है। आज अंश छोटा है, ना समझ है, पर जब वो समझने लायक हो जाएगा तो फिर उसे यह तय करना बड़ा मुश्किल होगा कि वो अरविंद का है या फिर महेंद्र का बेटा है। तू महेंद्र के पास चली जा, मैं उसे समझाऊंगा, वो मान जाएगा। कैसे? अरे रागिनी बेटा, बस सब सुन लिया है मैंने। भैया कहाँ हैं आप? जल्दी घर आ जाइए। भैया इस औरत को हमने तब सहारा दिया जब इसके पास कोई सहारा नहीं था। इसके बच्चे को और इसको इतने सालों तक पाला पोसा, और अब इसका मतलब निकल गया तो ये यहाँ से जाना चाहती है। इतनी बड़ी मतलबी औरत मैंने आज तक नहीं देखी। ऐसा नहीं कहते रागिनी बेटे। तू बीच में मत बोल बुड्ढे, तेरी भी यही मर्जी है। ठीक है फिर, जाना चाहती है तो जा सकती, लेकिन याद रखना इस घर के दरवाजे तेरे लिए हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। मैंने अपनी नई जिंदगी को अपने तकदीर का फैसला मान लिया था, लेकिन फिर महेंद्र लौट आए। लेकिन मेरे बाबा चाहते थे कि अंश जो महेंद्र का बेटा है वो अपने पिता के पास लौट आए, उसे पिता का नाम मिले। लेकिन अगर मुझे वापस लौटना पड़ा तो मुझे अरविंद जी और उनके रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म करना होगा। 3 साल जिस रिश्ते को निभा रही थी, उस रिश्ते को छोड़ अब अपने अतीत के पास लौट जाऊं। मेरे सामने उलझनों का पहाड़ था जिसे पार करना बहुत मुश्किल था। 3 साल में जैसे तैसे उलझनों से बच के निकला हूं। प्लान हम तीनों ने बनाया था, लेकिन फंसा अकेला मैं। बहुत मुश्किलों से बाहर निकला हूं मैं। देखो बेटा, जो हुआ सो हुआ, अब पुरानी बातें भूल जाओ। अब नए सिरे से जिंदगी की शुरुआत करने का वक्त आ गया है। पूनम और तेरा बेटा अंश तुम्हारी राह देख रहे हैं। एक मिनट, मैं ये बात कैसे मान लूं कि वो बच्चा मेरा ही है? जब मैं यहाँ से गया था तब तो ऐसा कुछ हुआ नहीं था, तो मैं कैसे मान लूं?
ये अचानक कहां से हो गया? महेंद्र, अंश तुम्हारा ही बच्चा है। तुम्हारे जाने के बाद ही तो पूनम। आप तो चुप ही करिए दीजिए। क्या पता सच आपसे भी छुपाया जा रहा हो। प्रतिभा जी से समझाइए। अरे अंश इसका ही बेटा है। अरे इसमें माँ को घसीटने की क्या जरूरत है? वैसे भी माँ ने मुझे सब सच बता दिया है। अरे क्या बोले जा रही हो अम्मा? ऐसा कैसे हो सकता है? पूनम सिर्फ और सिर्फ मुझसे प्यार करती है, वो किसी और के साथ। ये तेरी गलतफहमी है बेटा। तेरे जाने के बाद उसने शादी की जिद पकड़ ली। उस आदमी के साथ उसका पहले से ही चक्कर था। बहुत बड़ा ठेकेदार है। मैंने उसे बहुत रोका कि मेरे बच्चे को धोखा मत दे, वो तुझे बहुत प्यार करता है, लेकिन उसने मेरी एक नहीं मानी और शादी कर ली। बेटा, तुझे पता है, शादी के दूसरे दिन ही पता चला कि वो 4 महीने की प्रेग्नेंट है। वो चली गई अपने आशिक के पास जिसका वो बच्चा था। मेरा बच्चा। झूठ है प्रतिभा जी। इसे आप समझाते क्यों नहीं कि सच क्या है? यही सच है। वो लड़का महेंद्र का नहीं है। और वैसे भी अब हमारा पूनम से कोई रिश्ता नहीं है। आगे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, अब आप मुझे परेशान मत कीजिए। हाँ, सही कह रही हैं आप। मैं पूनम को नहीं अपनाऊंगा। ये बच्चा मेरा नहीं है। उसका नहीं तो क्या मेरा बच्चा है? तो तुम मेरे ऊपर थोप रहा है ये? ऐसा मत कहो अरविंद जी। पूनम और इस बच्चे को सहारा आपने ही दिया था। मेरा घर कोई अनाथ आश्रम नहीं है जो सड़क का लावारिस बच्चा उठाकर मेरे ऊपर छोड़ दिया। पूनम चाहे तो यहाँ रह सकती है, लेकिन ये पिल्ला नहीं रहेगा। मुझे मेरे बच्चे से कोई अलग नहीं कर सकता। अब मैं जहां भी रहूंगी मेरे बच्चे के साथ। अगर इस घर में मेरे बच्चे की कोई जगह नहीं तो मुझे भी नहीं रहना। बस तो फिर हो गया फैसला। चल दफा हो जा अपने पिल्ले को लेकर यहाँ से। चल। ऐसे मत करो बेटा, ऐसे मत करो, ऐसे मत करो बेटा। अरे बच्चे पे दया करो। चल गेट आउट। बच्चे पर तो दया करो कम से कम। मैंने तुम्हें 5 लाख रुपए ये दिन देखने के लिए दिए थे क्या? ये लीजिए, वादे के मुताबिक 5 लाख रुपए आपके। पूनम और अरविंद की शादी 2 दिन के अंदर अंदर करनी होगी। मेरे सन की भैया के खौफ से पहले ही एक लड़की सगाई तोड़कर भाग चुकी है। पैसों की तंगी से जीना मुश्किल हो गया था। अच्छा है वो बला सर से उतरी और मेरा जीना आसान हो जाएगा। मगर वो पूनम, उसकी चिंता आप मत कीजिए। पूनम अब मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है। कुछ भी हो जाए, मुझे पूनम मेरे घर में वापस चाहिए। और अगर वो वापस नहीं आई ना, तो तुम सोच लो कि मैं तुम्हारा क्या करूंगी। मेरा काम सिर्फ शादी करवाना था, अब वो तुम्हारी मुसीबत है। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी ना, तो मैं सीधा पुलिस के पास जाऊंगी और उनको यही कहूंगी कि तुमने मुझसे 5 लाख रुपए ले लिए और तुमने अपनी गर्भवती बहू की शादी मेरे भाई से झूठ बोलकर करवा दी। और ये बात तुम्हारे बेटे को पता चलेगी ना, तो सोच लो। तकदीर ने शायद हमारे हिस्से में खुशियां लिखी ही नहीं थी। महेंद्र ने मेरे बच्चे को अपनाना तो दूर, उसे अपना मानने से ही इनकार कर दिया। और दूसरी तरफ अरविंद जी ने अपनी जिंदगी के सारे दरवाजे हमारे लिए बंद कर दिए। एक पल में ही हम दोनों माँ बेटे लावारिस हो गए। आखिर मेरा कसूर क्या था? आखिर हमारी गलती क्या थी? बेटा भाग यहाँ से, भाग जल्दी। पूनम जी, क्या आपने अटैकर का चेहरा देखा था? उसने हेलमेट पहना था।
अरे वाह, वेरी गुड बच्चा। अच्छा अंश बेटा, आप आइसक्रीम खाओगे? हाँ खाऊंगा। ओके जॉन। देखिए पूनम जी, आप कुछ कहना चाहती हैं? मतलब किसी के खिलाफ कोई शिकायत करना चाहती हैं? किसी पे शक है आपको? पूनम जी, अच्छा सर आप ही बताइए। वो लड़का महेंद्र का नहीं है, और वैसे भी अब हमारा पूनम से कोई रिश्ता नहीं है। मेरा घर कोई अनाथ आश्रम नहीं है जो सड़क का लावारिस बच्चा उठाकर मेरे ऊपर छोड़ दिया। पूनम चाहे तो यहाँ रह सकती है, लेकिन ये पिल्ला नहीं रहेगा। ये तो बस मन में ठान ली है कि चाहे कितना भी तकलीफ क्यों ना हो, ये किसी से नहीं बोलेगी। बस उस तकलीफ की विष अपने पीती जाएगी जब तक वो विष इसकी जान ना ले ले। देखिए अंश जी, अगर पूनम जी किसी के खिलाफ शिकायत करना ही नहीं चाहती तो इस सिचुएशन में तो एक ही तरीका बचता है, डीएनए टेस्ट। हम महेंद्र का डीएनए टेस्ट करवाएंगे, और अगर डीएनए टेस्ट में यह साबित हो जाता है कि बच्चा महेंद्र का ही है, तो हो सकता है कि महेंद्र का मन बदल जाए और वो पूनम जी को और बच्चे को अपना ले। हाँ सर, ये ठीक रहेगा। मैं कल ही कोर्ट में डीएनए की अर्जी डाल देता हूँ, ऑर्डर मिलते ही हम महेंद्र का डीएनए टेस्ट करवा लेंगे। ठोकरे खाती जिंदगी हमें घसीटते हुए कोर्ट कचहरी तक लेकर गए। टेस्ट होने के बाद शायद महेंद्र को यकीन हो जाए, शायद वो अपने बच्चे को अपना ले, शायद बस यही एक उम्मीद बची थी। ये ले देख ले, क्या है ये? कोर्ट से ऑर्डर आया है। पूनम ने तेरा और बच्चे का डीएनए टेस्ट कराने की अर्जी दी थी, जो मंजूर हो गई है। अगर डीएनए टेस्ट में ये साबित हो गया कि अंश महेंद्र का बेटा है, तो महेंद्र पूनम और अंश को अपना लेगा। हमारे घर में रहकर हमसे रिश्ता जोड़कर अपनी इज्जत बचाकर रहने वाली एक दिन हमें धोखा देकर चली जाएगी, ये मैंने सोचा नहीं था। जग हंसाई कराएगी अब वो। डीएनए टेस्ट कोर्ट से पहले मैं उसका फैसला करूंगा। भैया ये आप क्या कर रहे? भैया मेरी बात तो सुनिए। बाबा, सब्जी लेने गई थी, राशन खत्म हो गया है, कहिए क्या? बाबा? नानू, बाबा? नानू, बाबा ये क्या? बाबा उठाओ, क्या हो गया? नानू उठो ना नानू। बाबा ये कैसे हो गया? बाबा, बाबा कहाँ चले गए बाबा? हमें छोड़कर कहाँ चले गए? तूने ही पूनम को उस आदमी के पास भेजा था ना, अब मैं तुझे भगवान के पास भेजता हूँ। अब मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है बाबा, न महेंद्र की न अरविंद की। आप हो ना, हमारी छोटी सी दुनिया है। आप, मैं, अंश, मैं अकेले ही पाल लूंगी अंश को, आप फिक्र मत कीजिए। पागल हुई क्या बेटा? अरे हम कब तक हैं? 1 साल, 2 साल, 5 साल, 7 साल? अरे पूरी जिंदगी तुम्हें गुजारनी है। बचपन में तूने अपनी माँ को खो दिया, अब मैं चाहता हूँ कि अंश को उसके मम्मी और पापा दोनों का प्यार मिले। आप भी हमें छोड़ के चले गए बाबा। हमारा आप ही तो सहारा थे। इस दुनिया में हम अकेले पड़ गए बाबा, हम अकेले पड़ गए, हम अकेले हो गए बाबा। मेरे जीने का आखिरी सहारा थे मेरे पापा, और वो भी हमें छोड़कर चले गए। कमजोरों को जीने का हक नहीं देती ये दुनिया। बेबसी ही हमारा सबसे बड़ा गुनाह था, और जिसकी सजा मेरे पापा को मिली। और अब मेरी जिंदगी में सिर्फ एक ही उम्मीद थी, मेरा बेटा अंश। अंश, अंश बेटे,
अंश, आप अंश कहाँ हो? अंश कहाँ चला गया लड़का? तेरा बाप कौन है पता है तुझे? मुझे नहीं पता। मैं हूँ तेरा बाप। कौन है? आप। हाँ, वो जो अंकल ना पीछे, वो भी तेरा बाप है। और वो देख वो पीछे, वो है ना वो। ये सब सुन, ये सब तेरे बाप है। कौन है? मेरे बाप। एक नहीं 1000 बाप है। क्या मैं 1000 बाप है? हाँ। अंश कहाँ थे तुम? कौन है आप? क्यों इतनी नाराज होती है? तेरा आशिक हूं मैं। आजा मेरे साथ, डीएनए टेस्ट करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अंश चल यहाँ से। तू कोर्ट जाकर खुद को बहुत होशियार समझ रही थी। तुझे क्या लगा तूने डीएनए टेस्ट के ऑर्डर निकलवा लिए हैं तो तूने कोई तीर मार दिया? चल मान लेते हैं कि तूने ये साबित कर दिया कि मैं इस बच्चे का बाप हूं, तो इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तू एक बात याद रख कि तूने अगर जबरदस्ती ये बच्चा मुझ पे थोपने की कोशिश की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। एक बात कान खोल के सुन ले, मैं तुझसे और इस बच्चे से बहुत नफरत करता हूं। इतनी नफरत कि तू सोच भी नहीं सकती। तुझसे अच्छा तो वो जानवर है जिसे रोटी डालो तो वफादारी करता है, लेकिन तू तो उससे भी बदतर है। तेरे बेटे को कोई अपना नहीं समझेगा, ना वो, ना मैं, ना दुनिया का कोई मर्द। वो उसी मौत मरेगा जो सड़क पर लावारिस कुत्ते मरते हैं। उसका यही नसीब है, और तेरा भी। एक बात समझ ले, जब वो तुझे अपनी पत्नी नहीं मानता तो तेरे बेटे को कैसे अपना मानेगा? तुझे पता है ना, जिस बच्चे का बाप नहीं होता उसे लोग क्या कहते हैं? लावारिस। पहले तो तेरा बेटा ही लावारिस था, लेकिन अब तू भी लावारिस है। सुना तूने? तू एक लावारिस औरत है और लावारिस ही रहेगी। जिस औरत की पति इज्जत नहीं करता वो औरत जिंदा होते हुए भी मरी हुई होती है। कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाकर क्यों अपने बुढ़े बाप की फजीहत करवा रही है? इससे अच्छा होता कि तू बाजार में जाकर अपने लिए कोई नया पति ढूंढ ले, क्योंकि इस कलंक को मेरा बेटा अपने माथे का टीका कभी नहीं बनाएगा। चौहान। यस सर। चौहान, ये पूनम जी के केस की डीएनए रिपोर्ट आ गई है, उन्हें इन्फॉर्म किया कि नहीं? जी सर, काफी टाइम से फोन ट्राई किया, लेकिन सर उनका फोन बंद आ रहा है। चलो। बेटा दूध पी लो। नहीं पीना। मम्मी का अच्छा बच्चा है ना? हाँ। मेरा प्यारा बच्चा। बेटा ये दूध पियोगे ना तो ना मैं और आप एक ऐसी दुनिया में चले जाएंगे जहाँ बस सुकून की जिंदगी होगी, खुशियां ही खुशियां होगी। सच्ची मम्मी? हाँ सच्ची।
शाबाश। मुझे माफ कर देना। पूनम जी, पूनम जी, पूनम जी। मेरा औरत होना शायद एक अपराध है और माँ होना वो उससे भी बड़ा अपराध। मैं और अंश शायद इस दुनिया के लायक ही नहीं। इंसान होकर भी हमें ऐसी जिल्लत की जिंदगी जीनी पड़े और जिसमें हमें ये भी नहीं पता कि हमारा अपराध क्या है। ऐसी जिंदगी जीने से तो मर जाना ही बेहतर है। मैं और अंश हम दोनों जा रहे हैं एक ऐसी दुनिया में जहाँ बस सुकून हो और इज्जत की जिंदगी मिले। अगर भगवान ने चाहा तो फिर मुलाकात होगी। अलविदा। अंश अब खतरे से बाहर है इंस्पेक्टर। और पूनम? पूनम के खून में जहर बुरी तरह से फैल चुका था। हम उसे नहीं बचा पाए। हाँ, उसकी बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई है। उदय जी ठीक कहते थे, पूनम ने सारा विष खुद ही पी लिया और उसने उसकी जान ले ली। बेटा हम बीच बीच में आपसे मिलने आते रहेंगे, है ना? अंश का ध्यान रखना और यहाँ साइन कर दीजिए प्लीज। अंश का बचपन अब एक एनजीओ में गुजर रहा है। पूनम की आत्महत्या की वजह से उसका बेटा अनाथ हो गया है। जब कोई भी इंसान अपनी जान देने का फैसला करता है तो वो खुद से जुड़ी कई जिंदगियों को खत्म कर देता है, जैसा कि पूनम ने किया अपने बेटे अंश के साथ। मानसिक उत्पीड़न आज समाज में फैला एक ऐसा अपराध है जो दिखाई तो नहीं देता, लेकिन पूनम जैसे न जाने कितने लोग इसका शिकार बनते हैं। पूनम कमजोर थी, अपने इस अपराध के खिलाफ वो लड़ नहीं पाई, जिसकी वजह से उसने अपने साथ साथ अपने बच्चे की भी जान ले ली, आत्महत्या जैसे घोर अपराध करके। समाज में छुपे महेंद्र, प्रतिभा, रागिनी और अरविंद ऐसे कुछ शातिर लोग ही हैं जो कमजोर लोगों के साथ मानसिक शोषण करते हैं, उन्हें इस कदर बेबस कर देते हैं कि इनके सामने और कोई रास्ता नहीं बचता। आइए आज हम सब मिलकर ये वादा करते हैं कि अगर कहीं पर भी किसी के साथ भी मानसिक शोषण, ब्लैकमेलिंग या फिर किसी भी तरह के टॉर्चर हो रहे हो, उसे हम अनदेखा नहीं करेंगे, उसे हम रोकने की कोशिश करेंगे, उसके खिलाफ हम आवाज उठाएंगे, क्योंकि कमजोरों की आवाज बनने वाला समाज ही सबसे ताकतवर समाज कहलाता है। इसी संदेश के साथ मैं सुधा चंदन आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ क्राइम अलर्ट के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप सुरक्षित रहे और देखते रहिए क्राइम अलर्ट। डरना नहीं, मिटाना है। जय हिंद।